नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपकी खूबसूरत सी क्लास यानी कि क्लास में। इस क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाता है। अगर इन केस अगर आपको वो लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और लिंक ले लीजिएगा, या आप ऑफिशियली जो है आप चाहें तो आप टेलीग्राम पे आप जाइएगा और वहां पर डिकोड एग्जाम ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। उसमें 32,000 समथिंग सब्सक्राइबर उसके हैं, तो आप उसको जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे इसी की क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है। ठीक, चलिए। यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है और फाउंडेशन कोर्स के लिए हम लोग अभी 100 डेज की जो स्ट्रैटेजी है इस पर मैं आपसे जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं कि आखिर 100 डेज में हमें क्या करना है। विशेष तौर पर इस पर हम डिस्कस अभी आपसे करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा आपका। लाइव मैं चर्चा आपसे करूंगा उस 100 डेज स्ट्रैटेजी पर। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, या फिर एक काम करेंगे, नहीं होगा तो उसको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, जहां पर सारी चीजें आपको क्या करके बताऊंगा मैं। तो अभी 12,000 इसकी फीस है और डिस्काउंट के साथ में 6,000 रुपए में आपको जो है 6,000 का डिस्काउंट करते हुए 6,000 रुपए में आपको मिलेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट को कराया जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड जो भी होता है प्री का, प्लस आपका 6 पेपर आपके जो है जीएस के, ठीक है, इसमें मिलेगा आपको। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा आपको। डाउट सेशन के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, प्लस पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ में गूगल मीट भी आपको किया जाएगा। तो बहुत अच्छा बैच है, आप इसको चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है, कोई भी चीज आपको बाहर से नहीं लेनी है। इसमें पीवाईक्यू से लेकर के एक एक चीज आपको इसमें कराई जाएगी। बहुत आसानी के तरीके से पीसीएस 2026 का टारगेट कर सकते हैं। और इसकी 100 डेज की स्ट्रैटेजी पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग प्रॉपर डिस्कस पे करेंगे। ठीक, चलिए आइए सीधे आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H1N1 एवं मौसमी फ्लू, इस पर कई सारी बातें की गई हैं। यानी कि अगर हम इस रोग के बारे में अगर बात आपसे करें, वैसे तो इन्फ्लुएंजा के बारे में आप जानते हो कि सामान्य बीमारी है और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के कई लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार ये बीमारी कैसे सही होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको ठीक कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H1N1, जिसे सामान्यतः स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, एक तीव्र संक्रामक श्वसन रोग है अपने आप, है ना, बहुत वायरल हो जाता है, तेज वायरल होता है। ये आर्थोमिक्सोविरिडे, ठीक है, क्या आर्थोमिक्सोविरिडे परिवार के इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है। यह वायरस की सतह पर 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। यह बात देखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या जो वायरस आपका होता है, क्या वायरस, अच्छा वायरस के बारे में खास बात आप जानते हैं कि अगर वायरस किसी भी ह्यूमन बॉडी के सेल के टच में अगर नहीं है, बाहर ऐसे पड़ा हुआ है कोई वायरस मान लेते हैं, ठीक है, तो यह इनएक्टिव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। और अगर यह वायरस किसी के थ्रू, अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के सेल के टच में अगर आ जाता है, तो यह वायरस जो कि निष्क्रिय था, इनएक्टिव था, सेल के टच में आने पर क्या हो जाता है, इट्स ए एक्टिव, ठीक है। तो फिर आप क्या हो जाएगा, ये यहां पर एक्टिव हो जाएगा। यह बात आपको विशेष तौर पर यहां पर क्या करनी है, याद रखनी है आपको विशेष तौर पर। ठीक, तो वायरस की सतह पर यानी कि जो सरफेस होगा वायरस उस पर, उसकी सतह पर 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 क्या है, हेमाग्लूटिनिन, क्या हेमाग्लूटिनिन, और दूसरा न्यूरामिनिडेस, क्या न्यूरामिनिडेस। तो ये 2 वायरस आपको, इस 2 प्रोटीन आपको यहां पर इस क्या कहते हैं वायरस के सरफेस पे आपको दिखाई देंगे अपने आप में, ठीक है। हेमाग्लूटिन H और न्यूरामिनिडेन N नामक जो है, यानी कि H1 और N1 इसका विशिष्ट सब टाइप है अपने आप पे, जो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है H1 और N1, है ना। ये पूछ सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कैसे फैलता है ये, तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति से, कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लेते हैं कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अपने आप पे, अच्छा देखो सॉरी, ये तो आदमी जहां पर पेड़ बन गया, भाई साहब पेड़ नहीं बनाना है, आदमी बनाना है। तो ये आदमी हो गया अपने आप से, मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया अपने आप में, आदमी हो गया, ठीक है। आंख हो गई इसकी, मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। इनके मैं बाल बना देता हूं थोड़ा सा, ये बढ़िया बड़े से बाल वाले हो गए इनके, ठीक है। पंडित जी आदमी है, मान लेते हैं टीका लगाया मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड है मान लेते हैं, ठीक है।
कोई भी आदमी है, ठीक है, माफ कीजिएगा नहीं तो आप लोग कुछ और ही सोचेंगे। कोई भी एक व्यक्ति है, मान लेते हैं पंडित जी नहीं है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, XYZ। पंडित जी तो मैं ही हूं, मिश्रा हूं, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति यानी कि ये इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं, ठीक है, कि व्यक्ति के खांसने से अगर कोई व्यक्ति खांसेगा तो एयर ड्रॉप्स निकलेंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए कहा था जब भी आप खांसिए छींके तो जो है माउथ पे अपने हाथ लगा लीजिए ऐसे करके, या इसे कोई लोग ऐसे बैठे हाथ छींक ऐसे छींक देते हैं, ऐसे नहीं छींकना होता है। हाथ लगाइए, अच्छी करिए, तो उसके बाद हाथ को धुल लीजिए। कोई बार इसके क्या करेंगे, ऐसे करके छींकेंगे, उसी में नाक लग जाएगी, ऐसे से मसल देंगे, फिर से पोंछ लेंगे। भाई साहब ये नहीं करना होता है, ठीक है। पोंछ लेंगे तो फिर से आप इन्फेक्शन लगा रहेगा आपके, ठीक है, वो दूर नहीं जाएगा। तो ऐसे छींकने के बाद या खांसी तो नहीं, ऐसे करके करिए, ऐसे कर लीजिए, यू करिए, ऐसे ऐसे भी नहीं करना होगा, ऐसे करेंगे तो एयर ड्रॉप्स यहां से निकल जाएगा। ऐसे करिए, लाइक दिस, यूं करिए, यूं करिए, खांसी ऐसे और छींकिए ऐसे, ठीक है। तरीका होता है सब कुछ करने का। तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली जो आपकी ड्रॉपलेट्स होती है, जो श्वसन बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं, के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मुंह यानी कि माउथ या नाक या आंखों के छूने से भी संक्रमण फैल जाता है अपने आप पे, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 से 4 दिन का होता है। 1 से 4 दिन तक तो ये रहेगा। तो ये भाई साहब छींकने से ड्रॉप्स निकले, सामने कोई व्यक्ति और खड़ा है, उसने इसके टच में आया, तो इन भाई साहब को भी वायरस जो है क्या हो जाएगा, फैल जाएगा अपने आप पे, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका 1 से 4 दिन का होता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। लक्षण क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग इसके मुख्य लक्षण यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। नंबर 1, अचानक आपको तेज फीवर आ जाएगा, लगातार खांसी और गले में खराश आ जाएगी, सिर दर्द होगा, आपका शरीर में गंभीर दर्द हो जाएगा, कुछ मामलों में जठरांत्र संबंधी लक्षण जैसे कि जी मचलाना, उल्टी और दस्त आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नैदानिक प्रबंधन हेतु रोगियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें कैटेगरी सी के गंभीर रोगियों, सांस लेने में कठिनाई, शरीर में दर्द आदि को तत्काल अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता भी होती है। तो ये कई चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। चलिए, निदान एवं उपचार की अगर बात करेंगे तो इसका पुष्टिकरण रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। एंटीवायरल उपचार की बात करते हैं तो ओसेल्टामिविर ब्रांड नाम और जनामिविर इसके प्रभावी उपचार हेतु स्वीकृत एंटीवायरल दवाएं हैं। ये दवाएं न्यूरामिडेस इनहिबिटर का कार्य करती हैं, जो कि आपको यहां पर विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल, ठीक है, IDSP, तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की निरंतर निगरानी की जाती है। टीकाकरण दिशा निर्देश अर्थात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं एवं कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वार्षिक इन्फ्लुएंजा टीकाकरण की सलाह इसमें जो है क्या कहते हैं, दी जाती है। तो यह भी बात आपको क्या करना, ध्यान रखना है, ठीक। अब आपको इसी पर क्या बताना है, छोटा सा प्रश्न बताना है, पढ़िएगा और बताइएगा। जितने भी वायरल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अर्थात संचारी, गैर संचारी रोग जो भी होते हैं उनको पढ़िएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, HO में, पीसीएस में, RO में, लोअर में। अब तो लोअर का हालांकि एग्जाम हो गया है। लोअर पीसीएस में अभी आपने देखा कई सारे प्रश्न हमारी क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस से, उससे रिलेटेड GS के प्रश्न, और एशरा मैम ने जो क्लास कराया था वहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे, ठीक। चलिए, इन्फ्लुएंजा A H1N1 वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह आर्थोमिक्सोविरिडे परिवार से संबंधित एक एकल रज्जुक यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इस वायरस दूसरा ऑप्शन, इस वायरस के उपचार हेतु ओसेल्टामिविर एक प्रभावी न्यूरोमेडेस इनहिबिटर औषधि है। बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से। सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी पर छोटा सा प्रश्न बन जाएगा आपके लिए, पीसेस के लिए, कि बदलते मौसम और पर्यावरणीय कारकों के संदर्भ में संक्रामक श्वसन रोगों, रिस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस के प्रकोप के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की भूमिका का क्या करिए, मूल्यांकन कीजिए। 125 वर्ड्स में आपको इसको क्या करना है, वो लिखना है। तो ये आपके लिए क्या बहुत अहम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिखेंगे एनी हाउ, ठीक है। इसको लिख करके आप चाहे तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर
8604409201 पर आप भेज सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, लिखने का प्रयास आप जरूर कीजिए भाई साहब, क्योंकि आरओ के सिलेबस में बदलाव हो रहा है बॉस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 99% यह चांस हो चुका है कि आपके सिलेबस में बदलाव हो रहा है। लगभग संभवतः 800 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा होगा। जीएस के 2 पेपर आपके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जो कि लिखने वाले होंगे जस्ट लाइक बीओ वाला एग्जाम आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत का पहला गैर जीएमओ नॉन जीएमओ उच्च विस्तार पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज अभी चर्चा में रहा है। तो भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य देश के पहले स्वदेशी गैर जीएमओ नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स होती हैं और उच्च विस्तार हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न यानी कि मक्का हाइब्रिड बीज का शुभारंभ किया गया है। यह किस्म आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले के मुसनुरू में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका द्वारा प्रस्तुत की गई है। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में आ जाया करते हैं। कुछ विशेषताएं इसकी हैं। पारंपरिक पादप प्रजनन अर्थात नॉन जीएमओ, यानी कि यह हाइब्रिड बीज पारंपरिक प्रजनन तकनीकों द्वारा विकसित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का आनुवंशिक संशोधन जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है जीएम क्रॉप से नहीं है, अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड को नहीं किया गया है, जिससे यह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से क्या है, सुरक्षित है। आप जानते होंगे जो जीएम क्रॉप्स होती हैं अर्थात जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं अपने आप में, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या होती हैं, अहितकर होती हैं। इसलिए जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही बात थी कि इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने हाइब्रिड और जीएम क्रॉप्स का उत्पादन किया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उच्च विस्तार क्षमता हाई एक्सपेंशन रेट रेशियो पॉपकॉर्न अर्थात मक्के की गुणवत्ता से उसके दाने के गर्म होने पर फैलने की क्षमता निर्भर करती है। यह स्वदेशी किस्म के वैश्विक मानकों के अनुरूप उच्च विस्तार क्षमता अपने आप में क्या करती है, प्रदान करती है। भारत अब तक उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्के के लिए मुख्य रूप से ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से आयात पर निर्भर रहा है। ठीक है, ब्राजील में मक्का का खूब उत्पादन होता है, आप जानते होंगे। इस स्वदेशी संकर किस्म के उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हमारी मुद्रा बच जाएगी, विदेशी मुद्रा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव एवं मूल्य श्रृंखला व्यापक किसान नेटवर्क। इस मॉडल के तहत 8 राज्यों में लगभग 40,000 एकड़ भूमि पर 17,500 से अधिक किसान परिवारों को सीधे मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन में जोड़ दिया गया है। ठीक है, संविदा खेती और प्रत्यक्ष बाजार जुड़ाव के माध्यम से किसानों को बिना वित्तीय ऋण के सुरक्षित आय उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यह पहल कच्चे कृषि उत्पाद के स्थान पर प्रसंस्कृत एवं उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों के घरेलू उत्पादन और निर्यात को क्या करेगी, गति प्रदान करेगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, ठीक है, आईसीआर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइज रिसर्च IIMR, ठीक है, जो मक्का फसल प्रणाली में अनुसंधान और विकास का नोडल संस्थान है, कहां पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न खूब आते हैं और आप गलती करके चले आते हैं। जरा मुझे इसका उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। गिव मी योर आंसर फास्ट प्लीज। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये देखो ए, यानी कि आपका क्या जाएगा, लुधियाना में है अपने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी पर एक प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि भारत में कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गैर जीएमओ संकर बीजों के योगदान का परीक्षण कीजिए। क्या यह मॉडल किसानों की आय दुगनी करने और आयात प्रतिस्थापन में सहायक हो सकता है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 2026 एवं विशाखापत्तनम घोषणा पत्र अभी हाल ही में यह संपन्न हुआ है। ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा सहभागिता, खेल विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र, क्या ब्रिक्स स्पोर्ट्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन को इसको स्वीकृत किया गया है, अंगीकार किया गया। क्या नाम है इसका, ब्रिक्स स्पोर्ट्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या इसके इस घोषणा पत्र के क्या खास बात है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा कि पारस्परिक सहयोग एवं समग्रता अर्थात संवाद यानी कम्युनिकेशन, परस्पर सम्मान, पारदर्शिता और समग्रता के सिद्धांतों के आधार पर ब्रिक्स देशों के बीच में खेल सहयोग को बढ़ावा देना।
सॉफ्ट पावर एवं खेल कूटनीति, सदस्य देशों के मध्य सांस्कृतिक जुड़ाव और जन जन के संपर्क यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को गहरा करने के लिए खेलों को प्रभावी साधन के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में 3 प्रमुख बात पहले हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे इस समय हम लोग ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं। हर वर्ष अलग देश चुना जाता है ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, आप जानते होंगे, और अभी इसमें कई देशों को और शामिल किया गया है। अभी शायद 11 इसके सदस्य देश हो गए हैं। कौन कौन से देश है मैंने कई बार आपको बताया है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो भारत ने ब्रिक्स के मंच पर खेल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि गेम जो है इकोसिस्टम को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे हैं। क्या क्या रखे प्रस्ताव? नंबर 1, खेल प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान पर कार्य समूह, अर्थात खेल प्रदर्शन सुधार, एथलीट वेलफेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल विश्लेषण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ब्रिक्स कार्यकारी समूह का गठन, ये भारत ने कहा है। दूसरा, ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन, ब्रिक्स स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव, अर्थात खेल उपकरणों और वस्तुओं के निर्माण में सहयोग तथा निवेश को बढ़ावा देने हेतु नवंबर 2026 में उदयपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल प्रदर्शन प्रतियोगिता, अर्थात ब्रिक्स सदस्य देशों की सांस्कृतिक खेल विरासतों को वैश्विक मंच पर प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2026 में अहमदाबाद में पारंपरिक स्वदेशी खेलों की प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन करना इसमें शामिल है। तो ये सारी बातें भारत ने कही हैं। अब आप इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर मुझे बताइए। प्रश्न क्या है कि हाल ही में संपन्न ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 2026 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से एक संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। दूसरा, भारत की अध्यक्षता में नवंबर 2026 में उदयपुर में ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। तीसरा, पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। ये सब चीजें क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं भर गलती आप मत करिएगा, ठीक है। ए यानी कि आपका 1 और 2, ये तीसरा गलत है अपने आप है ना। चलिए, भारत में चीनी उद्योग के मूल्य निर्धारण तंत्र के संदर्भ में उचित और लाभकारी मूल्य अभी चर्चा में रहा है। आप लोगों ने चीनी का जो दाम बढ़ा है उसके पीछे आप लोगों ने किसका नाम ले लिया है भाई साहब कि एथेनॉल वाला मैट्रिक्स में आ जाएगा। ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हाल ही में चीनी की खुदरा कीमतों में आई तेजी के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराए जाने के दावों को खारिज कर दिया है। किसने? ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जेमा ने, ठीक है। एसोसिएशन के अनुसार देश की चीनी मिलों में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और मूल्य वृद्धि वास्तविक आपूर्ति की कमी से नहीं बल्कि आगामी फसल सत्र को लेकर बाजार की मनोवैज्ञानिक अटकलों और खुदरा मूल्य अंतर रिटेल स्प्रेड के कारण हुई है अपने आप में, ठीक है। यह उन्होंने कहा। मुख्य आर्थिक एवं तकनीकी कारक अर्थात पर्याप्त चीनी भंडार, घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी मिलों के पास अधिशेष भंडार मौजूद है, जिससे एथेनॉल उत्पादन के कारण चीनी की प्रत्यक्ष कमी का तर्क खारिज होता है अपने आप में। ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है क्या कि घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी मिलों के पास अधिशेष भंडार है, एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एथेनॉल उत्पादन में खर्च होगी चीनी, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। एक्स मिल बनाम खुदरा मूल्य निर्भरता, जब चीनी मिलों से निकलने वाली कीमत, ठीक है, यानी एक्स मिल प्राइस और उपभोक्ता खुदरा मूल्य के बीच अंतर अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है तो यह आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों के स्तर पर सट्टेबाजी और बाजार धारणा का सूचक होता है अपने आप में, ठीक है। अनाज आधारित एथेनॉल, भारत सरकार की नीति अब केवल गन्ने के रस सीरे पर निर्भर न रह करके अधिशेष चावल, मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न से भी एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे चीनी आपूर्ति पर दबाव न्यूनतम हो गया अपने आप पे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एथेनॉल से ये मामला हुआ है? नीतिगत पहल की महत्व की बात करते हैं। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण यानी कि E20 का लक्ष्य रखा, आप जानते होंगे, ठीक है। एथेनॉल उत्पादन से कच्चे तेल के आयात बिल में कमी आती है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय गिरावट भी दर्ज होती है अपने आप में। किसानों का समय पर भुगतान, चीनी मिलों द्वारा एथेनॉल उत्पादन से नकदी प्रवाह सुधरता है, जिससे गन्ना किसानों के बकाये की त्वरित निपटान संभव हो पाता है। एक्स मिल मूल्य और खुदरा बाजार मूल्य के अंतर की अवधारणा, जिसके माध्यम से कहा गया कि भैया ये मेन रीजन है चीनी की महंगाई का, एक्स मिल मूल्य और खुदरा बाजार मूल्य के बीच का अंतर। अर्थशास्त्र और मूल्य श्रृंखला, ठीक है, के दृष्टिकोण से इस कथन का अर्थ इस प्रकार है। क्या है?
एक्स मिल मूल्य, यह वह वास्तविक थोक मूल्य है जिस पर चीनी मिलें अपने गोदाम, फैक्ट्री गेट से वितरकों या थोक व्यापारियों को चीनी बेचती हैं। क्या नाम है इसका? तो ये एक्स मिल मूल्य आप समझ गए होंगे। अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? खुदरा बाजार मूल्य। ठीक है, यह वह अंतिम मूल्य है जिस पर आम उपभोक्ता बाजार या दुकान में से चीनी खरीदता है। एक तो चीनी मिल ने एक दाम पर जो है व्यापारियों को चीनी दे दिया, ठीक है। दूसरा खुदरा बाजार मूल्य क्या हो गया? रिटेल मार्केट प्राइस क्या हो गया? जहां से अंतिम व्यक्ति, जैसे मैं या आप या कोई व्यक्ति जब दुकान जाता है तो वहां से जो चीनी लेता है वो जो रेट होता है वो क्या होता है? खुदरा बाजार मूल्य होता है। इसमें परिवहन, भंडारण, मध्यस्थों का लाभ और स्थानीय मांग आपको शामिल होती है। यानी कि जो चीनी आप लेते हैं मार्केट से, ठीक है, उसमें सारे जो चीजें होती हैं उस चीनी के परिवहन से लेकर के बाकी बिचौलिए आज जो पैसा लेते हैं सब कुछ, वो सारा पैसा ऐड करके फिर आपको चीनी आपको सेल की जाती है, बिक्री की जाती है। तो रेट उसके क्या होते हैं? हाई होते हैं अपने आप में। जैसे इसको सिंपल सी बात पर अगर आप समझे, ज्यादा घुमा फिरा करके ना, कि जब किसान अपने अनाज को गल्ला मंडियों में या व्यापारियों को बेचते हैं तो बहुत कम दामों पे बेचते हैं। सब्जियां बहुत कम दामों पर बेची जाती है व्यापारियों को, लेकिन वही सब्जी जब मार्केट में आप लेने जाते हैं तो कितना बड़ा अंतर होता है आप देखिएगा। तो बिचौलियों का तो इसमें बहुत बड़ा एक गेम होता है, आप जानते होंगे। इसीलिए सरकार ने बीच में सभी माल गोदाम, जो गोदामों में, कोल्ड स्टोरेज में जो है एक नियमित रूप से जो है निगरानी करने की बात की और कहा कि भैया आपको इतने ही मात्रा में स्टोर करना है, इससे ऊपर नहीं तो कार्रवाई होगी आपके। ठीक है, एक पॉइंट ये समझ गया। अंतर बढ़ने का निर्तात, यदि मिलों पर चीनी की कीमत स्थिर है और उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन खुदरा बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपूर्ति में, ठीक है, वास्तविक भौतिक कमी, शॉर्टेज नहीं है। यह मूल्य वृद्धि, जमाखोरी, बिचौलियों के अत्यधिक लाभ मार्जिन या भविष्य में कमी होने की मनोवैज्ञानिक आशंका, अटकलबाजी का परिणाम होता है अपने आप में। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा नहीं कि एथेनॉल की वजह से हो गया है। जब खुदरा बाजार मूल्य के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, किसकी वजह से? आशंकाओं के फलस्वरूप, या जो बिचौलिए होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं अपने आप में, तो दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जैसे कई बार जब पिछले सरकारों में कई बार क्या होता, प्याज के दाम खूब बढ़े थे अपने आप पे, ठीक है, या इसी सरकार में प्याज के दाम बहुत बढ़े थे बीच में, स्टार्टिंग में आपको याद होगा। तो क्या जितना किसान प्याज उगाता था, क्या अचानक से सभी किसानों ने प्याज उगाना बंद कर दिया क्या? तो ऐसी कोई तो नेगेटिव पॉइंट तो नजर नहीं आई थी। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो बिचौलिए होते हैं अपने आप में, वो उनका एक चाल होता है कि कोई भी काम करके स्टोर कर लो। अब आपूर्ति नहीं होगी मार्केट में, अगर चीनी आएगी ही नहीं बॉस भाई, अगर सप्लाई मार्केट में बंद हो गई, आप सोचो कि मार्केट में सप्लाई नहीं है, अब सप्लाई नहीं है तो क्या होगा? रेट हाई हो जाएगा। चीनी मिलों ने अपने रेट को हाई नहीं किया है, उनके पास अपने आप में स्टॉक है आपके लिए। एथेनॉल का इससे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी स्थिति आती है जहां पर जमाखोरी होती है, बिचौलिए का अधिक लाभ का मार्जिन या भविष्य की चिंता को लेकर के उस चीनी को स्टोर कर लेते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को जब स्टोर किया जाता है और फिर उस खाद्य पदार्थ के स्टोर करने पर सप्लाई रुक जाती है, और ऐसे करने पर क्या होता है अपने आप में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, खाद्य पदार्थ का रेट क्या होता है? हाई हो जाता है अपने आप पे। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में चीनी उद्योग के मूल्य निर्धारण तंत्र के संदर्भ में उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक है, किसके द्वारा अनुबंधित किया जाता है? अब आप यहां पर बताइएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। हमारे जेनजी को तो कुछ आता पता होता नहीं है, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ पढ़ लेंगे। जैसे अभी E20 एथेनॉल को लेकर कहा गया कि इंजन खराब हो रहे हैं बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है। आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या साइंटिफिक आपका टेम्परामेंट है, भगवान ही जाने। चलिए, सरकार के विरोध में हम अपने ज्ञान को ना धराशायी कर देते हैं कई बार, है ना, कि हम बीजेपी के विरोध में है तो हम कुछ भी बोल देंगे। ऐसा नहीं है। सरकार के पक्ष विरोध में बोलना एक अलग बात है और अपने आप को ज्ञान के आधार पर बोलना अलग बात है ना। चलिए, बी यानी कि ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, CCA है। चलिए,
प्रकाशन विभाग को FIP एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन अवार्ड 2026 मिला है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट जो दिया है ना, ये वाला कहां के भाई, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीति आयोग भी पढ़ लीजिएगा। तो सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रकाशन विभाग है ना, पब्लिकेशन डिवीजन को पुस्तक निर्माण और प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 में 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विभाग द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों की उच्च गुणवत्ता, उत्कृष्ट मुद्रण और विषयगत प्रासंगिकता के लिए प्रदान किए गए हैं। तो यह भी क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, प्रकाशन विभाग का परिचय एवं अधिदेश की बात करते हैं। स्थापना एवं प्रशासन नियंत्रण। प्रकाशन विभाग की स्थापना दरअसल 1941 यानी कि 1941 में हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रमुख मीडिया प्रभाग है। राष्ट्रीय महत्व के क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय महत्व के विषयों, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय विरासत, संस्कृति, कला, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और महापुरुषों की जीवनियों पर प्रामाणिक, विश्वसनीय और किफायती मूल्य पर पुस्तकें और पत्रिकाएं क्या करता है, उपलब्ध कराता है अपने यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख पत्रिकाएं इसकी हैं, जैसे कि विभाग द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिकाओं में योजना, जो आप अपने 13 भाषाओं में योजना मैगजीन आती है। ठीक है, और इसको आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में पढ़ते हैं। तो योजना मैगजीन हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई। ठीक है, ग्रामीण विकास से रिलेटेड इसमें बहुत चीजें बहुत होती हैं। बाल भारती आती है, भी आप सुनते होंगे, बाल साहित्य के रूप में। और आजकल हिंदी और उर्दू में साहित्यिक पत्रिका है, शामिल है। इसके अतिरिक्त रोजगार समाचार जो भी आते हैं वो भी आप देखते होंगे, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली भारत सरकार की आधिकारिक संदर्भ वार्षिक रिपोर्ट इंडिया यानी कि भारत रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, जो भारत रिपोर्ट आती है ना, इंडिया, इसको कुछ बोलते हैं, ध्यान मुझे नहीं आ रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स FIP के परिचय की बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स भारत में पुस्तक प्रकाशकों का शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। यह इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन है। FIP प्रतिवर्ष मुद्रण की गुणवत्ता, लेआउट, डिजाइनिंग, विषय वस्तु और तकनीकी उत्पादन के मानकों के आधार पर सरकारी और निजी प्रकाशकों को एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन अवार्ड्स प्रदान करता है अपने यहाँ पे। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आप बताइए, इस प्रश्न को पढ़िए, इसका उत्तर मुझे बताइए फटाक से। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है बॉस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं है। बी, क्या बी, यह आ जाएगा। ठीक है, विश्व कप शतरंज खिताब 2026 अभी चर्चा में रहा है। तो नॉर्वे के विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में आयोजित 2026 स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब जीता है। अजय अभियान अर्थात कार्लसन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और बिना एक भी मैच हारे यह खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने 19 वर्षीय बेलारूसी ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजावस्की को हरा दिया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्लसन ने इस जीत के साथ में सफलतापूर्वक अपने 2025 के खिताब का बचाव किया और जो है इतने रुपए की पुरस्कार राशि जीती है। इस प्रतियोगिता में हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजा को हरा करके तीसरा स्थान भी इसमें प्राप्त कर लिया है। ठीक, चलिए, विश्व कप शतरंज का खिताब 2026 किसने जीता भाई बताइए? सी होगा क्या? उत्तर आप लोग दे सकते हैं, मैं कमेंट आपके देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताए, सी इज द राइट आंसर, कार्लसन हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का उद्घाटन। भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर का मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित कमला नेहरू प्राणी उद्यान, कहां पर है ये उद्यान? आपके एमपी में है। ठीक है, तो यहां पर शुरू किया गया है। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने 16 अगस्त 2026 को इस अत्याधुनिक सुविधा का क्या किया है? उद्घाटन किया है अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वर्चुअल चिड़ियाघर में 14D सिनेमा थिएटर, वर्चुअल जंगल सफारी, होलोग्राम जू, ठीक है, और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके आगंतुकों को जंगलों और वन्यजीवों का एक जीवंत और रोमांचक अनुभव दिया जाएगा। लागत और मॉडल, इन सुविधाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल के तहत लगभग 4.5 करोड़ की लागत से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो अब आप बताइए
कि भारत के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमपी, बिहार, यूके और उत्तर प्रदेश। सिंपल सी बात, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं या जो भी चीजें हैं, और दालों में किसके लिए प्रसिद्ध है, अनाजों में किस अनाज में प्रथम स्थान पर है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आदिवासी जनजातियां यहां पर खूब पाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप विकासकर्ता कौन है, इसका डेवलपर कौन है? तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ठीक है, द्वारा इसको क्या किया गया? विकसित की जा रही एक प्रमुख अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष वेधशाला अर्थात स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे पहले वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता था, और अब इसको इस नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मई 2020 में नासा ने अपनी पहली महिला कार्यकारी और मुख्य खगोलशास्त्री, ठीक है, चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी डॉक्टर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में इसका नाम बदला था। विज्ञान जगत में उन्हें हबल की जननी, मदर ऑफ हबल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप को साकार करने में उनकी भूमिका सबसे अहम रही थी। क्या इसका उद्देश्य है? या एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका प्राथमिक लक्ष्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाना है, या डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करेगा, ब्रह्मांड के विस्तार को मापेगा और हमारे सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज करेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ा होगा। इसे मई 2036 तक लॉन्च किए जाने की योजना है। तो बड़ी योजना नासा की है अपने आप पे, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को, ठीक है, बारे में। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, बताइएगा। अभी हमने आपको बताया है बी, यानी कि नासा के द्वारा, है ना। चलिए, लॉगर हेड समुद्री कछुए अभी चर्चा में रहे। इसकी जो आयुष्यन स्थिति है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहले इसको बोलते थे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आयुष्यन क्या करता है? रेड डेटा बुक जारी करता है ना, रेड डेटा बुक पता है ना आपको, ठीक है, जिसमें वल्नरेबल, एक्सटेंट, है ना, इस प्रकार के कैटेगरी इसमें रखी जाती है। तो लॉग हेड समुद्री कछुए को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आयुष्यन की रेड लिस्ट में, क्या रेड लिस्ट में वैश्विक स्तर पर संवेदनशील यानी कि वनरेबल प्रजाति के रूप में सुवर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में इससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट यानी कि शेड्यूल फर्स्ट के तहत सर्वोच्च कानूनी सहायता संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा इसे CITES अर्थात वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो है, जिसको CITES बोलते हैं, के परिशिष्ट फर्स्ट, ठीक है, में सूचीबद्ध किया गया है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जीव को CITES की किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस श्रेणी में रखा गया है। ये सब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आप एग्जाम में, आपको सभी पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, खतरे का मुख्य कारण क्या है? इनके अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा मछली पकड़ने के जालों में गलती से फंसने, तटीय विकास के कारण उनके घोंसले के नष्ट होने और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रहे लॉगर हेड समुद्री कछुए का आयुष्यन संरक्षण स्टेटस क्या है, अपने आप पे बताइएगा। यहां पर बोलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वल्नरेबल हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा? बताइए भाई। बिल्कुल ठीक बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा सी। अब आज आपके लिए प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर हमारे कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, आप चाहें तो उसमें से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलिए, ये आप देख लीजिएगा एक बार इसको। तो ये बाकी हमारा समीक्षा अधिकारी का बैचेज वगैरह है हिंदी को लेकर के, आप इसको देख सकते हैं एक बार। चलिए, आज के बस इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।